शेयर बाजार नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में ढेर सारे नंबर्स, बैलेंस शीट और भारी भरकम ग्राफ्स आने लगते हैं ना। किसी के लिए भी ये एक उलझी हुई पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन इस पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही सीधा, सरल और प्रोफेशनली मैनेज्ड तरीका भी मौजूद है। आज की इस चर्चा में हम भारतीय म्यूचुअल फंड्स को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। ये आधुनिक दौर के निवेशकों के लिए एक बेहद शानदार समाधान है। तो चलिए निवेश की इस दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं और इसके काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। चलिए जल्दी से आज के इस एजेंडे पर नज़र डालते हैं। पहले हम इसकी बुनियादी बातें समझेंगे, फिर ये काम कैसे करता है, फंड्स के कितने प्रकार हैं, निवेश के क्या तरीके हैं और आखिर में इसके असली फ़ायदों और हकीकत पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले और अहम हिस्से से, यानी बुनियादी बातों से। म्यूचुअल फंड, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस एक बड़े पूल या गुल्लक की कल्पना कीजिए। अकेले निवेश करने पर पूंजी काफ़ी सीमित होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, बहुत सारे निवेशक एक साथ आते हैं और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा एक ही जगह इकट्ठा करते हैं। यही सामूहिक शक्ति, यही पूल इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत और नींव है। इसके बाद ही कोई वित्तीय जार्गन तस्वीर में आता है। अब जाहिर है, जब इतना सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो गया है तो उसे कोई तो संभालेगा, है ना। यही एंट्री होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी की। ये वो प्रोफेशनल लोग हैं, विशेषज्ञों की वो पूरी टीम है जो इस पैसे को सही जगह निवेश करने का भारी भरकम काम करती है। मतलब कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बेचना है, ये सारी सिरदर्दी अब इन एक्सपर्ट्स की होती है। अब देखते हैं कि पर्दे के पीछे की ये पूरी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। आइए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सबने मिलकर पैसा एक जगह पूल किया। स्टेप 2, जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर है उसने अपनी रिसर्च लगाई और चुना कि पैसा किन कंपनियों या बॉन्ड्स में जाना चाहिए। स्टेप 3, जो पैसा लगाया गया है उसके बदले निवेशकों को यूनिट्स दे दी जाती हैं। और सबसे अहम स्टेप 4, इस पूरी प्रक्रिया पर सेबी कड़ी नजर रखता है। सब कुछ एकदम चरणबद्ध और पारदर्शी। अभी हमने यूनिट्स की बात की, तो निवेश के बदले जो हिस्सा मिलता है उसे ही यूनिट कहते हैं। और एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू उसी एक यूनिट की एकदम सटीक कीमत होती है। इसे बिल्कुल किसी एक कंपनी के शेयर की कीमत की तरह ही समझा जा सकता है। फंड का प्रदर्शन अच्छा होगा तो एनएवी बढ़ेगी और अगर बाजार गिरेगा तो ये भी नीचे आएगी। लेकिन यहाँ सुरक्षा की क्या गारंटी है? देखिए, भारत में ये पूरा का पूरा सिस्टम हवा में नहीं चलता। हर एक म्यूचुअल फंड सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बेहद सख्त नियमों के तहत काम करता है। ये नियामक संस्था सुनिश्चित करती है कि निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में रहे और पारदर्शिता बनी रहे। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अब सवाल आता है चुनाव का। बाजार में आखिर कौन कौन से फंड्स मौजूद हैं? चलिए देखते हैं। ये वाला हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हर फंड का रिस्क और रिवॉर्ड एकदम अलग होता है। सबसे पहले आता है इक्विटी फंड। इसका पैसा सीधे शेयर बाजार में जाता है, तो रिटर्न की गुंजाइश ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी है। ये उनके लिए बेहतरीन है जो कम से कम 5 साल रुक सकते हैं। फिर आता है डेट फंड। ये पैसा सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में लगाता है। रिस्क एकदम कम और 1 से 3 साल के छोटे लक्ष्यों के लिए बढ़िया। और अगर इन दोनों के बीच का कोई रास्ता चाहिए तो हाइब्रिड फंड है, जहां इक्विटी और डेट का बहुत ही संतुलित मिश्रण मिलता है। इन सब के अलावा एक और खास कैटेगरी है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। टैक्स बचाने की बात किसे अच्छी नहीं लगती। अगर इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो धारा 80C के तहत ये फंड सीधे तौर पर टैक्स बचाने में मदद करता है। मतलब निवेश का निवेश और टैक्स की शानदार बचत भी। लेकिन हाँ, ELSS के मामले में ये 3 का नंबर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। टैक्स की छूट तभी मिलेगी जब पैसा कम से कम 3 साल तक इस फंड में लॉक रहे। ये एक अनिवार्य नियम है जो असल में लंबी अवधि के निवेश की एक अच्छी आदत भी डालता है। ये तो हो गए फंड्स के प्रकार। अब देखते हैं कि इनमें असल में निवेश किया कैसे जाता है। निवेश के 2 सबसे चर्चित तरीके हैं। पहला है SIP, जो आज के समय में भारत में बेहद लोकप्रिय है। इसमें होता क्या है कि हर महीने एक तय तारीख पर एक छोटी सी रकम, मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए, अपने आप निवेश हो जाती है। ये काफी अनुशासित तरीका है। इसके बिल्कुल उलट है लंपसम या एक मुश्त निवेश।
जहां अगर किसी के पास एक साथ बड़ी रकम हो तो वो उसे एक ही बार में लगा सकता है। अब एसआईपी इतनी कमाल की रणनीति क्यों मानी जाती है? इसका राज छिपा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में। देखिए, बाजार कभी एक सीध में तो चलता नहीं है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। एसआईपी में जब बाजार गिरता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं और बाजार चढ़ने पर कम। समय के साथ ये बाजार के उतार चढ़ाव को बिल्कुल बैलेंस कर देता है और लागत को औसत कर देता है। ये सच में एक बहुत स्मार्ट रणनीतिक फायदा है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं और इसके मुख्य फायदों को देखते हैं। अगर फायदों को गिने तो सबसे पहला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट सारा रिसर्च का काम संभाल रहे हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, जो रिस्क को बांट देता है। तीसरा, पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, यानी हाई लिक्विडिटी। और चौथा, पूर्ण पारदर्शिता, हर दिन ये चेक किया जा सकता है कि पैसा कहाँ है और कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारे फायदे उस उलझन को दूर कर देते हैं कि अकेले बाजार को कैसे समझा जाए। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, 30 से 50 का ये आंकड़ा। ये असल में डाइवर्सिफिकेशन की असली ताकत है। एक सिंगल म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा किसी एक जगह नहीं, बल्कि 30 से 50 अलग-अलग कंपनियों में बढ़ जाता है। सोचिए, अगर किसी वजह से एकाध कंपनी खराब प्रदर्शन भी करे तो भी पूरा का पूरा पैसा डूबने का खतरा नहीं होता, क्योंकि बाकी कंपनियां उस नुकसान को कवर कर लेती हैं। एक और आम डर ये भी होता है कि क्या जरूरत के वक्त पैसा तुरंत मिल पाएगा। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी इतनी अच्छी होती है कि पैसा निकालने का अनुरोध करते ही सिर्फ 1 से 3 दिन के अंदर पूरी रकम सीधे बैंक अकाउंट्स में आ जाती है। यानी पैसे के बढ़ने की गुंजाइश भी और रोजमर्रा की व्यवहारिकता भी, कोई झंझट नहीं। अब इन सब शानदार फायदों के बीच एक बहुत ही अहम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बाजार चाहे जो भी हो, जोखिम तो हमेशा शामिल रहता है। म्यूचुअल फंड्स को एक्सपर्ट जरूर संभाल रहे हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव से ये पूरी तरह अछूते नहीं होते। इसलिए ये हमेशा जरूरी है कि कोई भी वित्तीय कदम उठाने से पहले एक योग्य सलाहकार से बात जरूर की जाए। तो हमने इस पूरी कार्यप्रणाली, इसके फायदों, एसआईपी की ताकत और इसके जोखिमों को बहुत करीब से देखा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड की ये खूबियों और जोखिमों का संतुलन एक आधुनिक और मजबूत वित्तीय रणनीति का हिस्सा बन सकता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सीखते रहें।